नमस्कार। नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज जो ये आप सेंटर देख रहे हैं, हो सकता है आप इससे फेमिलियर ना हो, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। ये हम यहाँ पहली बार आए हैं और ये अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का ही ये मुख्यालय है और ये दिल्ली में ही यानी कि सफदरजंग इनक्लेव्स में ही मौजूद है। और यहाँ पर आज का जो एक खास मुद्दा होने वाला है, ये चर्चा होगी जो फेक डायबिटीज एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते हैं या एजुकेटर्स कहते हैं, उन्हें एक्सपोज करने के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं उन एजुकेटर्स की जो यूट्यूब से ही या फिर डिजिटली पढ़ के आपको ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए, किस तरीके की डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। और हम साइंटिफिक तौर पर बात करेंगे, साइंटिफिकली आपको बताएंगे कि जिन डाइट्स के बारे में आपको खाने के लिए इनकार किया जाता है या आपको कहा जाता है कि आप इनका सेवन कर सकते हैं, वो क्यों करें, उसके पीछे क्या वजह है। चलिए आपको हम हमारे गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि आज के इस खास और बेहद खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो अपने आप को डायबिटिक एजुकेटर कह रहे हैं, जो अपने आप को डायबिटीज का डाइट एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। चलिए इस पूरे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, ऑथर हैं, साथ ही कई किताबें भी सर लिख चुके हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हैं, भारत गौरव अवार्डी हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए मुख्यालय के लिए दिल्ली में जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हम आए दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग मौजूद हैं और आए दिन नए नए प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, जहां पर अलग अलग लोग टिप्स देते रहते हैं कि ये फल मत खाइए, ये फ्रूट्स मत खाइए और ये सब्जियां मत खाइए। तो इन डाइटिशियंस के लिए या यूं कहीं इन सो कॉल्ड डाइटिशियंस के लिए आपका क्या कहना होगा? देखिए, जो भी आप वीडियोस देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ये बेसिकली जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं कि इसके पास जो जिसका नॉलेज होगा वो उसी के बारे में बात करेगा। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि विरोधाभास बहुत है, डायबिटीज का इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग हर घर घर में परेशान हैं। अगर मुझे बताइए कि अगर वो जो बोल रहे हैं वो वाकई में सच है, तो इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जा रहा है? कुछ चीज होने के बाद में वो चीजें खत्म होना चाहिए। अब हम बोलते हैं डाइट ठीक है, कोई बोलता है आयुर्वेदा ठीक है, कोई बोलता है होम्योपैथी ठीक है, कोई बोलता है योगा ठीक है, कोई बोलता है भाई आपको वॉकिंग करना जरूरी है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है, बिल्कुल। कोई योगा की बात कर रहा है। सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात कर रहे हैं ये उनकी जो उनको ज्ञान है उसके ऊपर से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी चीज कमेंट करने के पहले या बोलने के पहले सोशल मीडिया में उस चीज की तह तक जाना बहुत जरूरी है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है करके। तो गलती उनकी नहीं है, ये हो रही है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके डीप तक जाए। देखिए, अगर हम नदी के किनारे जाते हैं, आपने दो के लोग देखे होंगे, एक वो जाते हैं, पैर डाला, पानी ऐसा ऐसा किया, हो गया, नहा लिया। एक आदमी वहीं आप देखते हैं कि किनारे में थोड़ा सा पैर धो के आया, तीसरा रहता है पूरी डुबकी मारता है अंदर। बिल्कुल। चाहे आप बनारस चले जाइए या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए, डुबकी मारेगा वो। एक बार नहीं, कोई एक बार मारेगा, कोई 10 बार मारेगा, फिर वो बाहर निकलता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई चीज पे कमेंट करना है तो हमारी जो कुशलता है जी, वो उस आदमी के जैसे होना चाहिए जो डुबकी मारता है 10 बार। और कोई लोग तो अगर ऐसी कहावत भी है कि अगर नीचे होता तो सीप में से मोती भी निकाल के लेके आ जाता है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी को अंडर एस्टिमेट तो हम नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी एक पहुंच होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई कमेंट करने के पहले
इन्होंने उसके तहत तक जाना जरूरी है। तो उन्होंने रेक्टिफाई करना चाहिए कि जो डायबिटीज़ की बात करें, अब मैं जैसे डायबिटीज़ के बारे में मुझे बात करना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डायबिटीज़ की डेफिनेशन चेंज होने का समय आ चुका है। रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। So what is the definition of हाँ। diabetes according to you? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल बुक्स। Okay. इस समय एक थोड़ा सा ऐसा इंद्रधनुष बनाना चाहूंगा ऐसा। जी जी। एक जगह है 1921, दूसरी जगह है 20,024। तो 1921 के पहले सभी के माइंड में एक ही था, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। हाँ। आपको इंसुलिन की जरूरत है, और इंसुलिन की को करके उन्होंने निजात पाई, इंसुलिन की डिस्कवरी करके जी। तो उस समय डेफिनेशन बनी है ऑर्गन बेस्ड। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन न बन रही हो, आपके बॉडी के बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, आपका पेंक्रियास है, उसके हिसाब से डेफिनेशन बनी है डायबिटीज की। इट वाज ए टाइम ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया, यानी आपके शरीर के रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम थी या तो बिल्कुल नहीं थी। अब 100 साल के बाद जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, नाउ दिस इज द एरिया। अब 2024 की मैं बात करूं तो नाउ दिस इज द केस ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो उन्होंने डेफिनेशन बनाई थी उसमें सिर्फ 4 या 5% लोग से भी कम आते हैं आज की डेफिनेशन में हम जिसकी बात करते हैं। 94-95 जो % लोग हैं वो हाइपर इंसुलिनिया की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके टेस्ट ही कोई नहीं कराता तो एक आदमी कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, सारी जो जनता है, जो पेशेंट्स है वो कंफ्यूज है। उन्होंने उसी को डेफिनेशन को पकड़ लिया और ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, हमारे बॉडी में पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो हमें उसके लिए मेडिसिन्स या जो भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स लेना चाहिए। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, सिंथेसाइज इंसुलिन। तो मुझे बताइए, अगर आपको तकलीफ लेफ्ट पैर में है तो लेफ्ट पैर की आपको सारी सोनोग्राफी है या आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। आप राइट पैर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेसिस ऑफ ब्लाइंड। तो ये जो टेस्ट में मेरे हर वीडियोस में बोलता हूँ, मैं बोलते रहूंगा मरते दम तक कि ये इसका फंडामेंटल है। आज आपके बॉडी तो प्रिज्यूम कर ले, आप तो इंसुलिन की मात्रा नहीं देख रहे बॉडी में कितनी, फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, सी पेप्टाइड है, होमा आर है, आपके बीटा सेल का। तो जब तक आप नहीं देखेंगे, ये उसी तरह से है जैसे किसी भी सब्जेक्ट को डीप में समझना उस व्यक्ति के जैसे है जो नदी के नीचे तक जाता है और डुबकी लगा के आता है, चीजें पढ़ता है। अब हम अपने मतलब जो टॉपिक था उस पर हम फोकस करते हैं सर। सबसे पहला जो हम डाइटिशियंस अलग अलग आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं और वहां से मैंने कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं जहाँ पर पहले में ये कहा गया है कि दही से लेकर दूध या पनीर जैसी चीजें एक डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए। इस पर साइंटिफिक आप जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए, चाहे वो डायबिटीज की बात हो या रोजमर्रे की बात हो, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, एनिमल दूध की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। इसके लिए नहीं खाना चाहिए कि उसका कोई भी चीज शरीर में जाती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरएक्सेशन होता है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हमारी माँ का दूध हमारे बॉडी में वो पाचन शक्ति नहीं है जो हम गाय के दूध को पचा सके। ठीक है। इसलिए डायबिटीज ही नहीं, अपितु किसी चीज में नहीं खाना चाहिए। मेरी बुक मैंने आपको बताई थी कि मेरे यस मिल्क अब नो मिल्क, जिसमें सारी चीजें दी गई हैं जी। और छोटे बच्चों को तो स्पेसिफिक नहीं देना चाहिए क्योंकि डायबिटिक 1 में जो
ऑटो इम्यून डिजीज है वो गाय के दूध से होती है। ये गाय के दूध में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को देखते दिक्कत होती गाय के दूध में IGF है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एक हार्मोन पाया जाता है जी। जो हमारी जो इंसुलिन बॉडी के अंदर बनती है वो 6 आइडेंटिकल है बिल्कुल, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है। तो बॉडी की, जैसे मैंने बताया कि बॉडी की खुद अपनी एक प्रतिरोधक शक्ति होती है जो अपने आप को बचाती है। जी जी। तो क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये जो आ रहा है वो रियल इंसुलिन है या बाहर से आई हुई इंसुलिन है। वो भ्रमित हो जाता है। तो कुछ देर के लिए अपने आप को बचाने के लिए दे किल देयर ओन बीटा सेल एंड इट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां दूध का कंजम्पशन ज्यादा है जी। उसके हर कंट्रीज में डायबिटिक 1 के पेशेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी मेरी बुक के अंदर मैंने पेज नंबर के ऊपर सब लिखा हुआ है, हर पेज में आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं विद द रेफरेंसेस ये बताया जाता है। ठीक है। अब ये तो हमने दूध की बात की सर, लेकिन अगर इसे ही हम प्रोसेस कर दें, अगर हम कर्ड के फॉर्म में लें, बटर के फॉर्म में लें या फिर अगर हम पनीर के फॉर्म में लें, तो क्या वो हार्मोन वहां पे मौजूद रहता है या फिर खत्म हो जाता है? नहीं, हार्मोन तो खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, तो फिर मैं दूध की बात कर रहे हैं जी, तो फिर क्यों मना? इसलिए मना कर सकते हैं क्योंकि जो दही है जी, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं दे डाइजेस्ट द होल लैक्टोजन, जो मिल्क शर्करा होती है वो खा लेती। तो जो दूध से होने वाले जो दुष्परिणाम है दही दूध में नहीं होते हैं, दही में नहीं होंगे, कर्ड में नहीं होंगे, लेकिन इज अ प्रिसिपिटेशन ऑफ कैसीन, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नोन एज ए कैल्शियम कैसीनेट, जो नाम शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कैल्शियम कैसीनेट बनने के बाद में उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसी अवस्था में हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जाती भी है बट एट द कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन। आपने जो कैसीन की अगर मैं बात करूं तो आप जितने लेबल्स देखते हैं ना बियर के पीछे, लेदर इंडस्ट्री में एक कैसीन का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। इसी कैसीन से वो ग्लू टाइप की चीज प्रोटीन होता है जो लेबल के पीछे का जो आप देखते हैं ना लेबल में जो गम लगता है वो कैसीन से बनता है। तो हाँ ये बहुत, और लेदर इंडस्ट्री में कैसीन का बहुत इस्तेमाल होता है उसको प्रोसेस करने में। और पनीर के बारे में अगर बात करें दैट इज अ प्रोसेस्ड, लेकिन उसे प्रोटीन का फॉर्म माना जाता है सर। बिल्कुल प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एसिमिलेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। कैसीन एक प्रोटीन वर्ड हो गया कि आप लोग तो नए हैं इस फील्ड में, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, तो क्या होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल डायरेक्ट आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू लोअर पेप्टाइड्स जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। इस प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनने के लिए हमें एक तरह का एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ गाय के जो चेम्बर होता है स्टमक का उसके चौथे चेम्बर में पाया जाता है। इट इज मिसिंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो तो कंडेंस हो गया है, लोअर पेप्टाइड्स में टूट ही नहीं पा रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? तो जब तक आप बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स ABCD रूल में नहीं जाएंगे तब तक ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाता जरूर है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो साइंस की दृष्टि से हर किसी चीज को साइंस की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये तो मिल्क प्रोडक्ट्स की बात हुई, लेकिन कुछ ये भी आर्टिकल्स हैं कि रेड मीट नहीं खाना चाहिए। रेड मीट में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट इज नॉट एब्जॉर्बल, तो इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, जहां तक रेड मीट की अगर मैं आपकी बात करूं तो रेड मीट
हमेशा अच्छा था, लेकिन इट्स एसिडिक, ओके। ह्यूमन बॉडी के लिए बना नहीं है, लेकिन डायबिटीज के लिए दवा जैसे काम करती है नॉनवेज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल ही आपको ज्यादा मिलेगा। दवा या फिर उसके दवा समझ सकते हैं आप इसको, अच्छा। डाइट के रूप में दवा समझ सकते हैं, क्योंकि जो शुगर हमारी बनती है ना, वो बनती है कार्बोहाइड्रेट से। जी। अब नॉनवेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो है या बहुत कम है, जिससे शुगर बनेगी। जी। आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको, और फैट मिल रही है। जब इससे शुगर पैदा ही नहीं होगी तो डायबिटीज में शुगर बढ़ेगी कैसे? जब बढ़ेगी नहीं तो इससे कंट्रोल रहेगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, सो कॉल्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ी हुई शुगर से पीड़ित है, मैं हमेशा बोलूँगा कि डायबिटीज और बढ़ी हुई शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कोई भी थेरेपी लें, आप एलोपैथी लें, होम्योपैथी लें, कुछ भी लें, लेकिन खाने पीने में एक जो होते हैं, इसका बहुत बड़ा, इसमें भी जीरो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इससे शुगर आपकी कभी नहीं बढ़ती है। तो आपका जो खान पान है उसके अंदर रोज हर खाने में 1 से 2 अंडे का उपयोग जरूर करें, चाहे वो भुर्जी के फॉर्म में हो, ऑमलेट के फॉर्म में हो, या अंडा करी के फॉर्म में। जो वेजिटेरियंस है, नॉन ठीक है, वेजिटेरियन के तो बहुत अच्छी है कि आप सब्जियां जो है उसको डबल क्वांटिटी कर दीजिए, जो भी ले रहे हैं। दालें डबल क्वांटिटी में कर दीजिएगा जी। घी और मक्खन अच्छे से खाएं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस सुनने के माध्यम से, अगर आप कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी डाइट थेरेपी लीजिएगा, खाने के पहले कम से 1 से 2 चम्मच घी पहले खाएं, उसके ऊपर आधा ग्लास 1 ग्लास गर्म पानी का जरूर पिए, और उसके बाद में आप सब्जियां खाएं, पहले दालें खाएं, और लास्ट में आपको जो रोटी सब्जी जो खाना है, रोटी या चावल जी, ये आपको 3rd 4th स्टेज में खाना चाहिए, पहले ये खाना चाहिए फाइबर के हिसाब से। ठीक है, अब सर सब्जियों पे आते हैं। ये तो हम मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं और रेड मीट के बारे में बात कर चुके हैं। कटहल नहीं खाना चाहिए, अरबी नहीं खानी चाहिए, और आलू के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं शकरकंद नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ प्रोग्राम्स में कहा है कि आलू किस तरीके से खा सकते हैं। बिल्कुल, हमने कई इसको बताया। तो आलू से डरना नहीं है, चावल से डायबिटिक लोगों को डरना नहीं, इसलिए तो हम एप्रोप्रिएट डाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने जो चावल आपको, हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और इसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, तो जो तुरंत शर्करा में नहीं बदलता है, वो धीरे 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 बदलता है, स्लो से। तो अभी जो हमारे यहाँ एप्रोप्रिएट डाइट राइस है, ये एंजॉय कर सकता है हर आदमी, चाहे वो वेज बिरयानी खा ले, मटन बिरयानी खा ले, कोई बिरयानी इस चावल से बना के खा सकता है, एंजॉय कर सकता है। दूसरा एक सवाल आपने पूछा था जी, कौन सा सवाल है आपका भी? कि कटहल अरबी। कटहल बिल्कुल खा सकते हैं, उसमें फाइबर है, लेकिन वही है कच्चा कटहल। ये करेंगे तो आपको फ्रक्टोज उसके अंदर कुछ मात्रा में आ जाता है। हाँ। कई लोग गलती कर रहे हैं बीट रूट खा के जी। बीट रूट भी आपको नहीं खाना है। जो कई लोग बोलते हैं भाई सलाद में है तो हम बीट रूट खा लेंगे, तो बीट रूट को उनको 100% रोकना है। ठीक है। आपकी रही शकरकंद, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, खा सकते हैं। आलू को मैंने बताया था कि आलू को आपको उबालना है, आपको स्टोरेज में फ्रिज में 12 घंटे के लिए रख दीजिएगा, और फिर उसके आप या तो समोसे बना लो, आपको आलू भुंडे बना लो, या पराठे बना के खा लीजिए जौ के, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर भी जो स्टार्च है, रेजिस्टेंस स्टार्च है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, और वो शुगर कतई बढ़ने नहीं देता है। तो ये लोग बता नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट डाइट विद द एप्रोप्रिएट वे ऑफ टेकिंग। ओके, जैसे कोई गाड़ी है, अगर हमें प्लेन चलाना है तो हमें रनवे पे चलना होगा, हमको हाईवे पे नहीं चल पाएंगे हम। तो हर चीज की एक
स्पेसिफिक चीज दी है। अब हो क्या रहा है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, अब हम एक्सप्रेस पे, हाईवे पे चलना चाहते हैं जी। हर चीज की जगह बनी हुई है और उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर ये अप्रोप्रिएट परफेक्ट मेथड से अगर कोई खाना खाए या जो भी डाइट बताया जाता है तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि अप्रोप्रिएट तरीके से डाइट लेनी चाहिए, अप्रोप्रिएट तरीके से जीवन जीना चाहिए। आपकी बातें भी सही हैं और मुझे लगता है कि आप जहाँ जहाँ सेंटर्स पे जाते होंगे तमाम भीड़ लगी रहती होगी डायबिटिक पेशेंट्स की, लेकिन बाहर अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आपके सवाल भी उठाते हैं। देखिए, आपका इस पर क्या कहना होगा? मेरा ये कहने का मतलब, आप अभी आई हैं 4 बजे, जी जी। मैं सुबह 8 बजे से ओपीडी में बैठा हूँ। जी जी। लोग बाहर से आते हैं, उनको जाना था, पेशेंट चले गए। लेकिन हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पारदर्शिता मैंने नॉलेज के हिसाब से लोगों को दे रहा हूँ इतने साल से, मैं बोलूँगा गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ और शुगर में फ़र्क जानिए। भारत में डायबिटीज़ किसी को नहीं है। 90% भारतीय लोग ऐसे हैं जो रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ कह रहे हैं, और वहीं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं बोल रहा हूँ इसको डायबिटीज न समझे। जब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके बीटा सेल बराबर है नहीं है, आपका होम आर क्या है, आपका फास्टिंग सर्विस है, और आपका सी पेप्टाइड कितना है। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है, शायद आप उससे मुताबिक हो। देखिए, जब नदी चलती है ना, नदी बहती है, चाहे गंगा हो यमुनोत्री हो, वो गंगोत्री और यमुना इसलिए नहीं बनी कि लोग उसको, उसका पानी पिए और पवित्र हों, लेकिन हाँ, प्यास बुझाने के लिए नदी तक तो आना पड़ता है। सही है ना? बिल्कुल। तो मेरी जिंदगी जो मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिमाग में मेरे ये नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं तो हर आदमी आके मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट ले। ये उसी तरह है कि नदी जब बहती है ना, तब ये कभी इसलिए नहीं बहती है कि कोई प्यासा आके अपनी प्यास बुझाए वहां से। कितने लोग हैं, नदी बह रही लेकिन फिर भी प्यास बुझाने नदी तक नहीं जाते। तो आज की भी परिस्थिति वही है। लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ज्ञान सागर की जो नदी बह रही है, जो मैं दे रहा हूँ साइंस के बेस के ऊपर, अभी भी लोग उसी उसमें घूम रहे हैं कि नहीं मुझे डायबिटीज हो गई है, ये टेस्ट कैसे है, क्या कभी ठीक हो सकता है। प्रॉपर गाइडलाइन जो डाइटिशियंस दे रही हैं, डॉक्टर्स दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी इस ज्ञान रूपी सागर में डूबे तो सही। डॉक्टर कुमार क्या सर है, अगर इन्हें समझ आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी, हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन अपने आप को चेंज जरूर करेगी जी। और आने वाला कल भारत का एक ऐसा देश कहलाएगा जहाँ पे शायद डायबिटीज के पेशेंट आपको मिले ही ना, अगर हम सही डायरेक्शन से अगर चलते हैं तो जैसे मैंने बताया, तो जिंदगी है, चल रही है, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। अगर मैं 50 क्लिनिक चला रहा हूँ पूरे भारत में, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे रोज मेरे पास 10, 12, 15 पेशेंट नए ना आते हो, नहीं आते हो। और पुराने तो अच्छे, अभी आपने देखा है ये कितने लोग, अभी एक ये पेशेंट है उत्कर्ष राणा, जिनको 2020 से थे, 35 साल की उम्र है जी। अगर इनके मैं रिपोर्ट, पहली बार रिपोर्ट निकाली थी और इनका फास्टिंग और पोस्ट मील था 363 और 410, 19/9 को चालू किया था। और आज की डेट पे आप कैमरे इस पर देख सकते हैं कि फास्टिंग इनकी 108 और पोस्ट मील 85 है। इनका HbA1c 11 था, आज 7.2 है। तो ये एविडेंस जो क्या बोलेंगे, ये मैं तो एविडेंस बेस्ड काम करूंगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आंसरेबल हूँ पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को आंसरेबल हूँ। तो ये सब चीजें हैं साइंस। फिर भी कहना चाहूंगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के नाते से पढ़ता हूँ, और ये सब चीजें बुक्स में है, मेरे बताने से कोई चेंज होने वाला नहीं है। बुक्स में ये भी है कि आपको जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें शुगर नहीं खानी चाहिए, लेकिन नमक वो खा सकते हैं।
लेकिन डाइटिशियंस कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए। नहीं, नमक डायबिटिक पेशेंट्स नहीं के लिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने शुगर भी खाना चाहिए और नमक भी खाना चाहिए। अच्छा। शुगर खाने से डायबिटीज किसी को नहीं होती है, फिर से मैं 10 बार आपको बता रहा हूँ, जी। फिर से रिपीट करना कहूँगा। भाई शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी ही, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि आपका फंडामेंटल जो टूल है एनर्जी का, जैसे किसी भी व्हीकल में आपको पेट्रोल लगता है, वैसे ही हमें चलने के लिए, हमारी दिनचर्या चलाने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए हमको ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगता है, जो शुगर से बनता है, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड। जी। अगर ये हम बंद कर देंगे तो हम तो कोलैप्स हो जाएंगे। जितना बन रहा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि हम एक बहुत प्रचलित चीज सुनते हैं कि आप मेथी के दाने खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेथी के दाने जो हैं बहुत ज्यादा आवश्यक हैं या वो हेल्पफुल हो सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है और खाना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि मेथी के खाने से शुगर थोड़ी देर के लिए कर्ब हो जाती है, लेकिन उद्गम स्थान तो वैसे ही है। आप पानी कितना भी डैम में रोक लें, बाढ़ तो आती है ना, क्योंकि उद्गम आपका दूर से है। तो शुगर जब तक आपकी पॉलीसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स नहीं बनती है, उसके बाद में उसका अगर यूटिलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि डायबिटीज का तो कोई नामो निशान नहीं होगा। किसी जमाने में, आज से 25 साल पहले, अगर आप इंडिया में कहीं घूमते होंगे ना, तो आपने देखा होगा पहले जितने भी नदियां हमेशा 12 महीने पानी रहता था, आज नहीं है, क्योंकि डैम बन गए हैं, तो रोक लिया गया है। तो वहां पे अभी धुआं, अगर उसको खोलते तो पानी मिलता रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि ये हमारी शुगर चल रही है, अब इसको ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जी। तो शुगर आगे बढ़ नहीं रही, वो पीछे आ रही है, पीछे से उसका फोर्स तो बढ़ी हुई आ रही है। आपने खाना खाया, बढ़ी, उसके बाद फास्टिंग तो बढ़ी थी, और दोनों के एवरेज को आपने एच1सी कहा है। अगर मुझे बताइएगा, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन को मैं निकाल दूं तो शुगर तो अंदर चली जाएगी ना। बिल्कुल। तो कितनी भी शुगर बाहर बने, रक्त में आए, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। और इसी को मॉडर्न भाषा में, मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मैं फिर से इसमें माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। इसको मैंने डायबोप्लास्टी का नाम दिया हुआ है, जो आपको किसी भी मेडिकल बुक्स की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा जी। लेकिन एंजियोप्लास्टी सबको मालूम है, वो तो सबको मालूम है। एंजियोप्लास्टी में होता क्या है कि जब आपकी आर्टरीज कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, तो उसका जो रक्त प्रवाह है वो कम हो जाता है, और आपकी हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेंट डाल के उसको ओपन कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। जी। शुगर आपकी, रक्त आपका बढ़ गया तो ऑक्सीजन मिलने लगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एंजियोप्लास्टी का एक दिया, लेकिन जितने भी सेल हैं, एक सेल के अंदर 10,000 एंजियोप्लास्टी की जगह है, वो बंद है। वहां पे ऐसा खोला हमने, इस टाइप से खोल दिया है सेंसिटाइजर देके, तो जैसे ही खोलते हैं शुगर अंदर चली जाती है, तो बाहर आपकी शुगर कम आती है। तो ये बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, शायद आपने पूछा, मैं मुझे बताना चाहूँगा कि लोग का आज भी ये कहना है कि आप ये क्यों करते हैं। ये बिल्कुल, ये सवाल रहता है, आप क्यों करते हैं ये सब, क्या जरूरत है इस उम्र। कल तो मेरे को किसी डॉक्टर का फोन आया था, बोले डॉक्टर साहब आपकी उम्र देखिए, आप पूरे इंडिया में घूमते हैं, ना आपका खाने का पता है, ट्रैवलिंग में 6-6 घंटे, कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, आपको बैठना पड़ता है, आपको मजा क्या आ रहा है इसमें। एक जगह बैठ जाइए आप दिल्ली में, बढ़िया शान से बिजनेस करिए। तो मैं उनको जवाब नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा जवाब देकर वो देखेंगे तो देखिए, हर आदमी, भारत का अगर मैं बात करूं तो एक देशभक्ति का वर्ड आता है। 1947 के पहले भी लोगों ने बहुत देशभक्ति की, उसके बाद भी कर रहे हैं देश के लिए। कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, कोई सर्विस क्लास जा रहा है, कोई मिलिट्री में एडमिट हो रहा है, लेके आप सीमा पे लड़ रहा है।
सबकी अपनी अपनी एक कौशल है, जो उनके पास जो क्या बोलना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हर जगह आदमी फिट हो रहा है। हर आदमी मिलिट्री में नहीं जा सकता है, हर जी। आदमी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है। जी। तो मेरे को यही कहना है कि मैं भी, मेरे पास जो कलर, ना ही मैं मिलिट्री में जाके एडमिट हो सकता, ना ही मैं पॉलिटिशियन बन जी। सकता हूँ। जी। तो मेरी देशभक्ति जो है विद्यादान में है। मैं इस माध्यम से मैं विद्यादान कर रहा हूँ। जो आने वाली पीढ़ी अगर इसके ऊपर ध्यान देगी, किसी भी देश के लिए विद्यादान सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता है, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई डिफेंस की बात करता हो, तो मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ। एक तरह का दान है मेरा देशभक्ति दिखाने का, जी। कि जिस भारत में मैं जन्मा हूँ उस भारत के लिए कुछ काम कर सकूं। तो यही मेरी चीज़ है कि जो मेरी विद्या है, जो साइंस बेस के ऊपर है, वो मैं लोगों तक देना चाहता हूँ, ताकि आने वाला कल भारत एक डायबिटीज फ्री के नाम से जाना जाए। अगर इसको मैं कहता हूँ, और मेरा वादा है लोगों से, जी। मैं मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं पहले भी इसमें बताया था, मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, लोग बोलते हैं क्यों कर रहे हो। तो देखिए, नॉलेज एक जिस मानव जाति में आपने जन्म लिया है, मानव को मानव के लिए काम करना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत नमस्कार। धन्यवाद। तो ये है पूरी जानकारी। और डायबिटीज एक्सपर्ट्स अपने आप को जो लोग बताते हैं, वो कई सारे चीजें जो है, कई तरीके की बातें आपको बोलते होंगे कि ये डाइट लीजिए, ये इन सब चीजों को खाने से आपकी डायबिटीज कम हो सकती है, शुगर कम हो सकती है, और इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमने आपके लिए खास तौर पर इन्हीं सब चीजों पर चर्चा की है कि जो चीजें आप किसी भी आर्टिकल के दौरान पढ़ते हैं वो क्यों नहीं खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए। एक साइंटिफिक रीजन हर एक प्रॉब्लम के लिए और हर एक डाइट के लिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।